हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी अगेन विजेंद्र चौहान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु की संरचना। इस वीडियो को आपको पूरी बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आपने ये वीडियो देख लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, वो इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकता है। बहुत इजीली होगा। इसमें जो मेन पॉइंट्स है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं और जो आपके एग्जाम में आएंगे उन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, इसमें जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्टों को हमेशा लगा रहता है कि कुछ ना कुछ हम और नया निकाले, कुछ सीखे। अब आगे की जितना अभी तक सीखा उसके आगे कुछ नया क्या हो सकता है। तो एटम के बारे में बहुत सालों से स्टडी हो रही थी। तो पहले यही माना गया था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता इसके आगे, बट एटम के भी पार्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहले जब 1900 में जब ये सोचा गया कि हाँ इसके पार्ट बन सकते हैं, तो उसमें से क्या देखा गया, एक रेस निकलती है, कनाल रेस बोलते हैं उनको। वो क्या होते हैं, एक्चुअल में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन्स निकलते हैं, उन्हीं को रेस का नाम दिया गया। अब इसमें क्या था, अब उनको साइंटिस्ट को शक हो गया कि इसके अंदर अब तो जरूर कुछ ना कुछ है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट करके, तो इसी सिचुएशन में सबसे पहले थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला कि जो एटम है हमारा, परमाणु है, थॉमसन मॉडल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कम ही आता है, आएगा तो 1 नंबर का आएगा बस। तो थॉमसन मॉडल में उसने क्या बोला, जो एटम है, जो परमाणु है, वो तरबूज होता है ना, वाटरमेलन, उसके जैसा है। अब वाटरमेलन में क्या होता है, अंदर तो रेड स्ट्रक्चर होता है सारा, और उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, बीज होते हैं, कहीं कहीं पे रैंडमली, ऐसे ही होता है ना, सबने देखा होगा तरबूज तो, वाटरमेलन। तो उसने बोला कि जो बाकी पार्ट है ना, वो तो सारा है पॉजिटिवली चार्ज, सारा धनात्मक चार्ज है उस पर, लेकिन जो ये है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, आवेश बोलते हैं इसको। तो उसने बोला इतना ही ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या है, एटम स्टेबल रहता है, ये बोला उसने। क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो बाहर कोई इफेक्ट ही नहीं जाएगा। तो उसने ये बोला, बस उसने इतनी बात बोली थी और कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ इतना था। तो ये हो गया हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद जो इस चैप्टर की जान है, जो मेन है सबसे ज्यादा, वो कौन है, रदरफोर्ड। इसको ध्यान से देखना है, ये पक्का आएगा एग्जाम में। रदरफोर्ड्स मॉडल, ऐसे ही कर देते हैं। रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसने ऐसे ही नहीं मॉडल दे दिया कि अपना ऐसे ही अंदाजा लगा दिया कि ऐसे होता है वैसे होता है। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, प्रयोग, जैसे हिंदी में प्रयोग बोलते हैं, प्रयोगशाला प्रयोग होते हैं। अच्छा एक बताओ, जितने मेटल्स हैं, मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, लस्चरस होते हैं वो। लस्चरस का मीनिंग क्या है, अगर उनको तोड़ा मार के पीटा जाए तो वो चुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा लस्चरस कौन होता है, सबसे ज्यादा लस्चरस होता है गोल्ड, सोना। क्योंकि सोने के एक क्या कहते हैं, एक तोला होता है जो 10 ग्राम होता है, उससे भी कम हिस्से से गहने बन जाते हैं। आधा तोला 2 ग्राम 4 ग्राम से बन जाते हैं, लेकिन 5 ग्राम लोहे से कुछ बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। तो इसीलिए गोल्ड को लिया गया ताकि पतला से पतला ले। तो गोल्ड का है, मान लो एक फॉइल ले, ऐसे, ये मैं अंदर से बता रहा हूं, उसके अंदर से क्या था, बाहर से कैसे दिखेगी वो, बाहर से एक पत्ती दिखेगी, जैसे कागज का पेज होता है, कागज ऐसे दिखेगी। अब उसके अंदर जो वो फॉइल ली ऐसे थी, उसमें एटम थे अंदर, उसके परमाणु थे ऐसे जुड़े हुए। अब उसने क्या किया, यहां से ये कोई सेक्शन था, यहां से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, इसकी की अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की, उसमें थ्रो किया गया। अब वो तो हर डायरेक्शन में जा रहे थे,
वो तो हर दिशा में जाएंगे ना। तो उसने क्या किया, कंट्रोल करने के लिए एक स्लिट लगा दी। स्लिट क्या होती है, इसने क्या किया, उनको इधर उधर जाने से रोका, ताकि जो अल्फा पार्टिकल है वो फिर इस तरफ जाने लगा, इसके थ्रू। ये एक्चुअल में नहीं दिखा रहा हूं, आपको बस बता रहा हूं कि कैसे मूव कर रहे थे, ये एक्चुअल नहीं है। अब एक्चुअल क्या हुआ उसमें, देखिए ध्यान से ये चीज पॉइंट देखनी है, बस 3 पॉइंट होंगे, उन 3 पॉइंट के बेस पे पूरा रदरफोर्ड ने पूरी कहानी लिख दी है। वही चीज है, सबसे पहले उसने बोला कि जो मोस्ट है, मोस्ट पार्टिकल क्या मतलब, ज्यादातर, जो मतलब 10,000 में से 9,000, क्या कहते हैं 9,800 से भी ज्यादा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। ये इस चीज की ऑब्जर्वेशंस थी कि 99% पार्टिकल्स पास थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन। बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मतलब उनके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आया, वो सीधे आए और बाहर निकल गए, जैसे रास्ते में कुछ हो ही ना। सीधी चीज कैसे निकलती है, तभी निकलती है जब रास्ते में कुछ ना हो। अगर मान लो मैं यहां सीधा चलूं, आए कोई खड़ा हो तो उससे टकराऊंगा ना, टकरा के रुक जाऊंगा, या फिर ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो उठा के इसको रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन फिर भी स्पीड कम तो होगी, चेंज तो होगी, डायरेक्शन इधर उधर मुड़ूंगा। लेकिन क्या है, वो उनमें कुछ नहीं हुआ, स्पीड भी वही रही ना, वो उनका पाथ चेंज हुआ, सीधे निकल गए बिल्कुल। ये उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। अब उसने सेकंड ऑब्जर्वेशन में, देखिए ये तो पता चली गई आपको कि कैसे बनाना है, डायग्राम तो आपकी बुक में भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जर्वेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सपेरिमेंट हुआ। आपके एग्जाम में ये ऐसे भी आ सकता है कि ऑब्जर्वेशंस बताइए क्या थी, इसके एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, ये पूछ सकता है। तो सेकंड उसने पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया है, सेकंड ऑब्जर्व किया कि 99% तो चले गए। अब जो 1% बचा उसका भी 0.98% लगा। एक बचा उसमें, जो 100 बचे, मान लो 10,000 थे, 9,900 तो निकल गए सीधे। अब जो 100 बचे उनमें से भी 98 क्या हुआ, वो भी निकल गए उसमें से, लेकिन निकल तो गए, पास थ्रू, बट changed their direction। जैसे कि ये एटम है, इसमें से आया कोई, पहले टकरा के थोड़ा इधर चला गया या फिर इधर चला गया, कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, जो गए वहां से वो सीधे बाहर नहीं निकले, थोड़ा थोड़ा एंगल से मुड़ गए। यही सेम चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से देखना है आपको। बहुत इजी चैप्टर है, एक बार ये चीज समझ में आ गई तो आपको कोरिलेटर समझ में आ जाएगा। और मॉडल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर अगला पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा बाद में। तो ये डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो 0.02 या इससे भी कम एटम थे, उन्होंने क्या, उनके साथ क्या हुआ, वो यहां से एटम से टकराए और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। क्या हुआ समझ में आया, टकराए एटम से, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस चले गए। 0.02%, इतने कम, यानी कि 10,000 में से 2 या 3 मैक्सिमम ऐसा हुआ कि टकरा के वापस आ गए, बिल्कुल उसी पाथ में, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से, यानी कि पूरा 180 डिग्री से पूरा 180 डिग्री एंगल बनाया और वापस आ गए।
अब ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, 3 ऑब्जर्वेशन थी। सबसे पहले क्या थी, 99% पार्टिकल क्या है, सीधे पास थ्रू हो गए, ना कोई रास्ता चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधे निकल गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कि 0.98% थे जो वो पास तो हुए वो भी, लेकिन थोड़ा सा रास्ता चेंज हो गया उनका। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो 0.02% है एटम्स, वो पूरा ही रास्ता उल्टा हो गया, जिस रास्ते से गए थे वहीं के भी वापस आ गए। अब बस ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आपको पूरा मॉडल समझ में आ गया, मान लीजिए। तो ये है ऑब्जर्वेशन उसकी। ऑब्जर्वेशन आपने देख ली है। अब इसके बाद क्या है, इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला उसने। जब कोई काम किया जाता है तो उसमें से कोई रिजल्ट निकलता है ना, तो उस रिजल्ट से क्या मतलब निकाला, क्या मीनिंग निकाला उसने, ये उसको बोलते हैं कंक्लूजन। तो सबसे पहला क्या हुआ था, जो 99% से भी ज्यादा थे वो सीधे निकल गए थे। दैट मीन्स मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी कि परमाणु के अंदर का जो ज्यादा पार्ट है वो खाली है बिल्कुल। ये कैसे सोच लिया, ये ऐसे सोचा क्योंकि वो बिल्कुल सीधे निकल गया, तो किसी से टकराया नहीं, कुछ रास्ते में आया ही नहीं, तो जब कुछ रास्ते में आए तो इसका मतलब खाली है वो जगह। तो इसीलिए जो मोस्ट पार्ट है, 99% पार्ट है एटम का, वो खाली है। अब सेकंड, जो 1% के आसपास जो ऑब्जर्वेशन थी, जो 1% के आसपास क्या थे जो डिफ्लेक्ट हो गए थे, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड in the atom in very small area। अब ये कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, वो एटम के अंदर है लेकिन बहुत कम एरिया में है। ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि बहुत कम एटम अल्फा पार्टिकल थे जो अपना रास्ता चेंज कर गए थे। अब उससे क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, देखिए ध्यान से देखना, जो चीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर उसके अंदर, एटम के अंदर वहां पे नेगेटिव चार्ज होता तो उसको अट्रैक्ट करता। जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव गया, तो इसलिए उसने रिपेल कर दिया। जैसे वो ऐसे गया तो ऐसे चला गया एटम, या फिर ऐसे उधर दूर जाने लगा उससे। दैट मीन्स रिपल्शन हुआ है, उसने दूर धकेला एक दूसरे को। तो इसीलिए ये क्या हुआ, इसके अंदर पता चला कि पॉजिटिव चार्ज है उसमें बहुत कम एरिया में। अब जो थर्ड उसकी ऑब्जर्वेशन थी, कंक्लूजन सॉरी, अब आपको याद होगा कि उस 1% में से भी 0.02 या 0.01% ऐसा है जो उससे टकरा के एज इट इज उसी पाथ से वापस आ गया। अब कोई चीज किसी दूसरी चीज टकरा के एज इट इज वापस क्यों आती है, अगर मान लो हम कहते हैं कि किसी से टकराए गए, ऐसे दौड़ रहे हैं, किसी से टकराए, वापस टकरा के क्या हुआ, थोड़ा बहुत पाथ चेंज हो, इधर चल जाएंगे तो इधर चल जाएंगे, या फिर वहीं रुक जाएंगे। लेकिन उसी रास्ते से वापस कब आएंगे, जब कोई इतनी भारी चीज होगी जो हमारे वजन से कम 100 गुना ज्यादा वजन होगा उसमें, तभी हम उससे टकरा के वापस आएंगे। ऐसे अगर बॉल होती है, बॉल को अगर फेंक के मारते हो कहीं पे, अगर नीचे मारते हो, अगर फर्श में मारोगे तो क्या होगा, वो उससे टकरा के वापस आएगी उसी रास्ते से, आती है ना। अब मिट्टी मार के देखो, कहीं नहीं आएगी वापस, क्योंकि वो सॉलिड है, भारी है फर्श, इसलिए टकरा के वापस आती है। तो इसी तरह से अब उससे ये पता चला थर्ड से कि उस एटम के अंदर कोई एक बहुत कम जगह पे, क्योंकि 10,000 में से एक ही जा रहा था, बहुत कम जगह पे कोई बहुत भारी चीज है जिससे, जो अल्फा पार्टिकल से भी कई गुना ज्यादा भारी है। तो दैट मीन्स जो मास है, मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड एट अ वेरी
स्मॉल एरिया। जो एटम का मोस्टली मास है, जो उसका वजन है सारा, वो एक ही जगह पे है, जो बहुत कम एरिया है, और मोस्टली वो सेंटर पे होता है। इसी वजह से क्या है, जो एटम का वो बाहर से मोस्टली पार्ट खाली है, सिर्फ एक ही जगह पे। इससे उसको पता चला कि जैसे ये एटम है तो वहां से खाली है सारा बीच में से, किसी एक जगह पे जो सारा वजन है इसका यहां पे है, ये पता चला उससे। अब इन्हीं कंक्लूजन के बेस पे उसने अपना मॉडल दिया, वो भी मिलता जुलता है, इसको राइट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूं क्या मॉडल दिया उसने। अब उसने मॉडल यही दिया कि जब उसने एटम को ऑब्जर्व किया कि उसने बोला कि उसके जो बाहरी पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इसलिए वो खाली है और उसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट उसका ये था कि जो आउटर से आउटर पार्ट है वो खाली है। सेकंड उसने ये बोला कि जो उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज है उसके सेंटर में है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, इसीलिए उसने रिपेल किया दूसरे ऑब्जेक्ट्स को। थर्ड थिंग उसने बोली मास के बारे में, कि जो मास है एटम का, जो उसका मेन वजन है, जो मेन हिस्सा है जिसमें जो भारी है, वो उसके सेंटर में है बिल्कुल। ये उसने अपने मॉडल में दिया। तो ये जो बहुत रेवोल्यूशनरी मॉडल था, इसने बिल्कुल एटम की दुनिया में क्रांति ला दी थी। जब ये मॉडल आया तो सबको बहुत कुछ पता चल गया एटम के बारे में, लेकिन इस मॉडल में कमियां थी। अब सोचोगे कि इतने चीज के बारे में इतना बोला, पिछले के बारे में तो 1 मिनट भी नहीं बताया, इसके बारे में 10 मिनट 15 मिनट लगा दी, तो इसमें भी कमियां कैसे हो सकती है, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी इसमें, तो मैं अभी बताता हूं। अब देखिए इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी, कमियां क्या थी। इसने एटम के बारे में जो डाउट्स थे उनको 80% तक क्लियर कर दिया था। लोगों को लगा कि ये मॉडल तो परमानेंट है, बट इसमें क्या कमियां थी। एक तो पहली बात ये, इसने बताया कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सॉरी इसने बोला था कि घूमते नहीं है, वो अपनी सेल्स में है, क्योंकि वो एक जगह पे रुके हुए हैं। अब जब रुके हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज। उसी ने बोला कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, जो केंद्रक होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एटम इसके अंदर क्यों नहीं घुस जाता है। सबसे पहली कमी तो ये है कि इलेक्ट्रॉन इसके एटम के क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे ऐसे, तो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो चले जाएंगे, कि हल्के हैं ये तो भारी है, तो जान सकते हैं यहाँ पे, तो ये जा सकते हैं। जैसे अर्थ भी तो हमें खींचती है सबको अपनी तरफ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन ये कौन सा है, होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड, फिर अगर ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज करो अगर ये मूव कर रहे हैं, जो थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स है उसके अंदर अगर ये चल रहे हैं, तो जब कोई चीज चलती है, जैसे कार है आपकी, गाड़ी है या बाइक है, बाइक पे जा रहे हैं, चल रही है, तो उसमें एनर्जी खत्म हो रही है ना। मान लो आपने 100 रुपए पेट्रोल डलवाया, तो अगर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चल पड़े तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर आगे नहीं चलेगी, वो एनर्जी खत्म हो रही है। तो जब ये चलेगी, इनकी तो एनर्जी लगेगी, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो या तो ये उसके अंदर घुस जाएंगे या बाहर गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, तो हजारों सालों से ऐसे ही है, एटम कहीं जाता ही नहीं, ऐसे कैसे रहता है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये ऐसी कमियां थी। तो यहीं पे आपका रदरफोर्ड मॉडल एंड होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है बोर्स मॉडल। तो इसके बाद आया नील्स बोर, साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, उसने अपना कुछ मेहनत नहीं की फालतू, उसने बस इसकी जो कमियां थी वो दूर कर दी। सारी मेहनत उसी ने की है, लेकिन ऐसा नहीं है बोल सकते हमने पढ़ाई में बहुत कुछ कम आ रहा है तो हम सोचा कि कोई मेहनत नहीं, इसने भी सालों का टाइम लगाया था। तो सबसे पहले तो इसने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर क्यों नहीं गिरते हैं। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, तो N से मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसके बाहर जो एटम्स घूमते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं, इसने बताया वो कि एक परफेक्ट रास्ते पे घूमते हैं, एक फिक्स रास्ता होता है जिसपे वो चलते हैं। ये जो फिक्स रास्ता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट्स, कक्षा बोलते हैं हिंदी में। कक्षाएं होती है, अलग अलग कक्षा में चलते हैं वो। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद दूसरी कक्षा आती है,
इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये चीज तो शुरू में नहीं बताई थी, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही। अब एक बार बना के फिर मैं समझाता हूँ आपको कैसे चल रहा है। अब वो एक ही रास्ते पे चल रहे हैं हमेशा। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में एक ही रास्ते पे घूम रहा है, अगर वृत्ताकार पाथ पे एक रास्ते पे घूम रहा है, तो उसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है। जब इनकी एनर्जी एक ही पाथ पे चलते रहेंगे तो इनकी एनर्जी खत्म नहीं होगी, तो इसलिए ये हमेशा ही ऐसे चलते रहेंगे। पहले तो ये स्टेबिलिटी उसने एक्सप्लेन की कि जो ऑर्बिट्स ये इलेक्ट्रॉन होते हैं एक फिक्स ऑर्बिट्स में चलते हैं, उनकी कक्षा डेफिनेट होती है, उसकी वजह से चलने की वजह से वो एनर्जी खत्म नहीं होती उनकी, और जब उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी तो वो कभी गिरेंगे भी नहीं। सेकेंड थिंग, उसने ये एक्सप्लेन किया कि जो ये ऑर्बिट्स है इनको नाम दिए उसने। जैसे जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको उसने नाम दे दिया के, सेकंड को दे दिया एल। तो ऐसे उसने बहुत सारे ऑर्बिट बनाए, के एल एम एन एंड सो ऑन। जितने चाहो उतने बना सकते हो, वो चलता रहेगा। या फिर ऑर्बिट 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हो। अब इन ऑर्बिट का तो बता दिया कि भाई चार क्या कहते हैं, पहला ऑर्बिट एक पाथ, उसमें इतना, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर चौथा आगे, फिर पांचवा छठा, जितना बड़ा एटम हम चला जाएगा उतने ज्यादा ऑर्बिट बढ़ते चले जाएंगे। अब लेकिन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए बोर ने एक फॉर्मूला दिया 2n²। 2n² में n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कौन सी कक्षा है। सपोज कीजिए ऑर्बिट यानी यहां पे 1 रख दिया तो क्या होगा? 2 × 1 का स्क्वायर 2 ही हो गया। इसलिए जो पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा। अगर दूसरा ऑर्बिट का निकाले तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसलिए इसमें 8 हो सकते हैं सेकंड ऑर्बिट। अगर थर्ड के लिए निकाल ले 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो मैक्सिमम का है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि 8 18 क्यों नहीं है, कैलकुलेट यहाँ पे 8 क्यों नहीं है। अगर छोटा एटम हुआ तो, अगर मान लो हमारे पास एटम ही ऐसा है, मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 पहले में आगे तो 6 बचे, तो दूसरे में तो 6 ही आएंगे वही, तो उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। तो ये जो रूल्स थे बोर्ड ने ये दिए, यही उसका मॉडल था। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एटम के अंदर, चलते रहते हैं, तो एक सर्कुलर पाथ में चलते हैं, वृत्त की स्थिति में चलते हैं, वृत्त के रास्ते पे, और वो एनर्जी खत्म नहीं करते, एनर्जी खोते नहीं है। इसीलिए एटम स्टेबल रहता है, कभी टूटता नहीं है अपने आप, चाहे लाखों साल हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने आप नहीं टूटेगा। तो ये बोहर का मॉडल है एटम का। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आए वैलेंसी पे। देखिए अभी बहुत इजी टॉपिक है, इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। वैलेंसी क्या होती है? एक वर्ड आपको बता रहा हूं, इसी से आपका हो जाएगा। कंबाइनिंग, एक वर्ड वगैरह कर देते हैं, चलो 2 वर्ड कर लेते हैं। कैपेसिटी, क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये आपने लास्ट चैप्टर में भी किया होगा, चैप्टर 3 में भी है वैलेंसी के बारे में। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? हम हर एक एटम अकेला नहीं होता है, अकेला नहीं मिलता है, वह करता है दूसरे एटम के साथ कंबाइन किए मिलता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाता है, जिससे अणु बन जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो वो कैसे होता है? सपोज कीजिए हमारे पास, हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली सेल में जो के सेल है उसमें कितने होंगे? 2। एल सेल होगी, 2 चलेगा, कितने बच गए? 6। अब एक चीज होती है, जो हर एक एटम है वो ये सोचता है कि इसकी जो बाहर वाली सेल है, सबसे बाहर वाली, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। उसमें वो चाहता है कि वो 8 पूरे कर ले। ये चीज सब ध्यान रखना अच्छे से, इसी पे ही डिपेंड करता है सारे क्वेश्चन वैलेंसी हो जाएंगे। ऑक्टेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में यही बोलते हैं कि वो 8 पूरा करना चाहता है।
तो अब इसमें कितने हैं? 6 हैं। अब देखिए इसमें 6 है, तो इसको 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो बस यही होगी इसकी वैलेंसी 2। कितना इजी है। एक और लेते हैं, मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो पहले के सेल में 2 हो गए, एल में 8 हो गए, 10 हो गए पूरे। के एल एम में 3 बचे। अब उसको 8 करने हैं तो 5 ले सकता है, लेकिन अगर देखिए अब इसमें इसका 3 बच रहा है लास्ट सेल में, तो अगर ये चाहे तो 5 ले सकता है। बट एक चीज बताइए, आपको किसी को सामान लेना है, अब आपके पास 8 को 8 पूरे करने हैं और दूसरे को भी 8 पूरे करने हैं। आपके पास 3 ज्यादा है, 3 और उसके पास 5 है, तो आपको 5 दे देगा। बेटर क्या रहेगा कि आप 3 उसको दे दो। ऐसे ही हर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मेहनत लगती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी लग जाती है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। इतनी जितनी एनर्जी लग जाएगी इतनी एनर्जी को दूसरा मॉलिक्यूल यूज कर लेंगे हम। तो इसीलिए क्या करते हैं, अब इस केस में ये लेगा नहीं किसी से 5, ये 3 अपने दे देगा दूसरे को। क्या करेगा? ये अपने 3 दे देगा दूसरे को। तो इस केस में इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। तो मैंने दोनों आपको केस समझा दिए अलग अलग। एक तो उसके पास 6 है, उसको 2 चाहिए, वो 2 ले लेगा, और एक उसके पास 3 एक्स्ट्रा है तो वो लेगा नहीं। अगर उसके पास 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और अगर 4 या 4 से ज्यादा है तब वो 8 अपने पास पूरे करता है, अपनी शैली खाली करती है। इसने बोला इसको दे दे, 5 निकालने में इतनी मेहनत लगती है, इससे अच्छा मैं अपने 3 ही निकाल दूं। तो लास्ट टॉपिक है चैप्टर के, आइसोटोप एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, और आइसोबार्स को बोलते हैं समभारिक। अगर नाम ही देखो, आइसो का मीनिंग होता है इक्वल, आइसो का मीनिंग इक्वल होता है, यानी कि सम का मीनिंग भी बराबर होता है। तो समस्थानिक यानी जो एक स्थान में, एक ही प्लेस पे होते हैं, वो आइसोटोप्स होते हैं, और जो जिनका वेट सेम होता है वो आइसोबार्स होते हैं, यानी कि समभारिक होते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, मैं वो मेन पॉइंट बता रहा हूं, डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा वो वाली। तो सिंपल क्या होता है, इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है एटम्स का वो सेम होगा, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 17 क्लोरीन 35, एक होता है 17 क्लोरीन 40। कहा तो दोनों क्लोरीन, लेकिन इसका भार कितना है? 35 है, सॉरी 40 नहीं होता है, सॉरी होता है 37। दोनों क्लोरीन के एटम है, लेकिन इसका भार 35 है, इसका भार 37 है। तो ऐसे एटम्स को बोलते हैं हम आइसोटोप्स या समस्थानिक। अब आते हैं आइसोबार्स पे। आइसोबार में इसका उल्टा है, इसमें क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे आपको मैं बता देता हूं अच्छे से। कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। जैसे क्लोरीन लिखा है, इसमें जो नीचे है ये एटॉमिक नंबर है, जो ऊपर है ये एटॉमिक भार है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम में वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, या फिर जितने प्रोटॉन्स होते हैं। और दूसरा जो एटॉमिक मास है वो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को जोड़ के। सिंपल, आपको डेफिनेशन लर्न करने की रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
और आपको लगता है कि इसमें चैप्टर में आपको कोई डाउट बचा है अभी भी, वैसे तो कोई बचा नहीं होगा, हर एक टॉपिक कवर हो गया है अच्छे से। अगर आपको किसी में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। और आप इसके बाद हम डे आफ्टर टुमारो हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें मिलेंगे आपको दोबारा से। और आपको अच्छी लगी है तो हम साइंस की और भी चैप्टर्स की वीडियो डालेंगे। ये जो टॉपिक्स है इसमें कराए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप इनको कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये आपको अच्छे से आते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इजीली। थैंक यू।